हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 12 सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस की बुक समकालीन विश्व में राजनीति का लेसन नंबर 9। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में शुरुआत वैश्वीकरण की अवधारणा के विश्लेषण से करेंगे और इसके कारणों की भी जांच करेंगे। इसके बाद हम वैश्वीकरण के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक परिणामों के बारे में बात करेंगे और साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि दोस्तों वैश्वीकरण का भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा या क्या प्रभाव पड़ रहा है। और आखिर में हम बात करेंगे वैश्वीकरण को लेकर होने वाले प्रतिरोधों के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि ये वैश्वीकरण होता क्या है। तो दोस्तों, एक देश से दूसरे देश के बीच व्यक्ति, वस्तु, विचार, पूंजी के प्रवाह को वैश्वीकरण कहते हैं। जैसे कि विचारों का एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाना या एक देश से दूसरे देश में जाना, वस्तुओं का एक देश से दूसरे देश में जाना, पूंजी का एक देश से दूसरे देश में जाना, लोगों का एक देश से दूसरे देश में जाना, ये सब दोस्तों वैश्वीकरण ही है। अब बात करते हैं दोस्तों वैश्वीकरण के कारण के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहला कारण है प्रौद्योगिकी के स्तर की विभिन्नता। अलग अलग देशों के पास अलग अलग टेक्नोलॉजी है, जो कि वैश्वीकरण का एक कारण है। वैश्वीकरण इसी वजह से है। विकास के स्तर की विभिन्नता भी दोस्तों एक कारण है। कुछ देश विकसित हैं, कुछ विकासशील हैं। और दोस्तों, संसाधनों की उपलब्धता, किसी देश के पास अच्छे संसाधन हैं, किसी के पास कम संसाधन है। जैसे कि अरब के देशों के पास तेल के संसाधन हैं। और दोस्तों, सांस्कृतिक विभिन्नता, उसके साथ प्रौद्योगिकी का विकास भी दोस्तों वैश्वीकरण का एक कारण है। अब हम बात करते हैं दोस्तों वैश्वीकरण के परिणामों के बारे में, और इसमें हम बात करेंगे वैश्वीकरण के मुख्य 3 परिणाम। एक तो हम बात करेंगे राजनीतिक परिणाम क्या है इसके, दूसरा हम देखेंगे कि इसके आर्थिक परिणाम क्या है, और तीसरा हम देखेंगे इसके सांस्कृतिक परिणाम क्या है। तो दोस्तों, अब वन बाई वन अब इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे दोस्तों राजनीतिक परिणाम के बारे में, और इसके अंदर भी हम बात करेंगे दोस्तों एक सकारात्मक पहलुओं की, सकारात्मक परिणामों की, और एक नकारात्मक परिणामों की। सकारात्मक में जैसे शासन व्यवस्था में सुधार आया है, शासन हेतु उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी यानी कि हाई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। शासन की कार्य प्रणाली में भी वृद्धि हुई है, और दोस्तों पारदर्शिता भी आती है। शासन व्यवस्था का भी सरलीकरण हुआ है। अगर हम बात करें इसके नकारात्मक प्रभाव की, तो दोस्तों जैसा कि कल्याणकारी राज्यों की समाप्ति होगी, यानी कि राज्य कम कल्याणकारी काम करते हैं। अब कल्याणकारी राज्य उस राज्य को कहा जाता है जो लोगों के कल्याण के लिए कार्य करता है। और न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य का उदय हुआ है, यानी कि जो राज्य है वो कम से कम हस्तक्षेप करता है अपनी शासन व्यवस्था में। और उद्योगों में भी सरकार का कम हस्तक्षेप हुआ है दोस्तों, जिसके कारण क्या है, घरेलू उद्योग या छोटे मोटे उद्योग हैं उनका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और दोस्तों, सरकार की भूमिका में भी परिवर्तन आया है। सरकार भी अपना काम ठीक से नहीं करती। अब बात करते हैं दोस्तों आर्थिक परिणामों के बारे में। इसमें अगर हम बात करें सकारात्मक परिणाम की, तो दोस्तों विकास की गति में वृद्धि हुई है, उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी आई है, मतलब टेक्नोलॉजी बढ़ी है। और दोस्तों संसाधनों का उच्च स्तरीय प्रयोग भी हुआ है, मतलब किसी संसाधन का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाना उच्च स्तरीय प्रयोग होता है दोस्तों। रोजगारों में भी वृद्धि हुई है दोस्तों। बाजार में भी प्रतियोगिता के कारण उच्च गुणवत्ता के उत्पाद आने लग गए हैं, या उत्पादों के ऊपर जो उत्पादों की गुणवत्ता है उसके ऊपर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। अब बात करते हैं दोस्तों नकारात्मक प्रभाव की। तो दोस्तों बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उदय हुआ है, यानी कि जिनको हम MNC कंपनी करते हैं, जो कई देशों में अपना व्यापार करती है, उनको बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहा जाता है। और दोस्तों छोटे उद्योगों का पतन हुआ है, असमान विकास हुआ है, कहीं पे कम हुआ है, कहीं पे ज़्यादा है। और दोस्तों बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण व्यापार करना भी मुश्किल हो गया है, यानी कि ट्रेड बैरियर्स ज़्यादा हो गए हैं दोस्तों। विकसित देशों की कठोर वीज़ा नीति हो गई है, जैसे कि अमेरिका जैसे देश चाहते हैं कि दूसरे देशों को, जो छोटे देश हैं, हम उनको वीज़ा दें ही ना। इतना आसानी से देते भी नहीं वो, तभी तो कहते हैं अमेरिका वगैरह का वीज़ा लगवाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो विकसित देश है, तो वो विकासशील देशों की तरफ कम ही ध्यान देते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे सांस्कृतिक परिणामों के बारे में। इसके सकारात्मक प्रभाव के बारे में बात करें तो दोस्तों विचारों में खुलापन आया है, विचारों का आदान प्रदान होता है,
मिलीजुली संस्कृति का विकास हुआ है, मतलब एक ही जगह कई संस्कृति के लोग मिलजुल कर रहते हैं। महिलाओं की स्थिति में भी काफ़ी सुधार आया है दोस्तों। खान पान और रहन सहन के तरीके तो बिल्कुल ही बदल गए लोगों के। अब यहाँ पे इंडिया में तो बर्गर नाम की या चाउमीन नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती थी। जो ये चीज़ें आई कहाँ से, ये कोई यूएसए से, कोई चाइना से, ये सब। और जैसे कि हमारे यहाँ पे पहले जीन्स पैंट नहीं पहनी जाती थी 1990 से पहले देखें तो हम बहुत कम थी। 1990 के बाद जैसे ही हमने आर्थिक नीति में बदलाव किया, उसके बाद हम वैश्वीकरण की नीति को अपनाते हैं, जिससे क्या होता है कि दूसरे देशों से हमारे देश के अंदर जीन्स वगैरह ये बाहर के फैशन वैसन सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। अगर इसकी बात करें सांस्कृतिक परिणामों में नकारात्मक प्रभाव की, तो दोस्तों अमेरिका संस्कृति का अत्यधिक प्रभाव हो रहा है। जैसे कि हम ज़्यादातर चीज़ें अमेरिका की ही यूज करते हैं। और दोस्तों जो छोटे देश हैं उनकी संस्कृति का ह्रास हुआ है, मतलब उनकी संस्कृति के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा है। कुछ देश तो ऐसे हैं जो अपनी संस्कृति को बिल्कुल खो देने की कगार पे हैं। और दोस्तों एक पक्षीय संस्कृति का विकास हुआ है, यानी कि कहा जाए तो अमेरिका की प्रभुत्व वाली संस्कृति का विकास हुआ है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं भारत और वैश्वीकरण की। दोस्तों जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तब हमारे देश की हालात बहुत ख़राब थी। हमें अनाज भी यूएसए से लेना पड़ता था। तो और इधर ऐसा क्या हो रहा था, क्योंकि अंग्रेज़ यहाँ से कच्चा माल ले जाते थे इंग्लैंड में, वहाँ से उसका उत्पाद बना के यहीं पे बेच देते थे। यानी कि सबसे बड़ा कच्चे उत्पादन का केंद्र हिंदुस्तान था और सबसे बड़ा बाज़ार भी अंग्रेज़ों के लिए हिंदुस्तान था। तो वो कच्चा माल वहाँ ले जाकर तैयार करते थे और फिर भारत में ही बेच देते थे। और आज़ादी के बाद दोस्तों हमने इस निर्भरता को ख़त्म करने की कोशिश की और फैसला लिया कि भारत उन चीज़ों का उत्पादन देश में ही करेगा जिनका आयात वो बाहर से कर रहा था। यह व्यवस्था 1991 तक चली दोस्तों, और उसके बाद में हमारी आई नई आर्थिक नीति। अब हम बात करते हैं भारत की नई आर्थिक नीति 1991 में आई थी जो, वो क्या थी। तो दोस्तों इसके अंदर भारत ने 3 नीतियां अपनाई थी, उदारीकरण की, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो दोस्तों अब बात करते हैं उदारीकरण क्या होता है, वन बाय वन इनको समझते हैं हम। तो दोस्तों उदारीकरण का मतलब होता है व्यापार करने की नीतियों को सरल बनाना, यानी कि लाइसेंस वगैरह है, जो बाध्यताएं हैं व्यापार करने में, जो रुकावटें आती हैं, उन रुकावटों को कम कर देना। अब बात करते हैं दोस्तों निजीकरण की। निजीकरण का मतलब क्या है कि निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना। यानी कि 1991 के बाद सरकार ने क्या किया था, जो सरकारी कंपनियां थी उनके अंदर ज़्यादातर निजी क्षेत्रों का हस्तक्षेप को बढ़ा दिया, जिससे क्या हुआ कि कुछ कंपनियां तो सरकार ने निजी क्षेत्रों को बेच दी। और इससे क्या होता है दोस्तों, निजी क्षेत्र का विकास होता है। निजी क्षेत्र का विकास होगा तो दोस्तों देश की अर्थव्यवस्था का अपने आप विकास होगा। अब बात करते हैं दोस्तों वैश्वीकरण की। वैश्वीकरण के हम शुरू में भी कर चुके हैं दोस्तों, कि एक देश से दूसरे देश में व्यक्ति, वस्तु और पूंजी के प्रवाह को वैश्वीकरण कहा जाता है। दोस्तों इस नीति को अपनाने के बाद भारत के अंदर विकास की गति में वृद्धि आई है एवं नियमों को सरल करने की वजह से अपने देश का व्यापार बढ़ा है दोस्तों। अब हम बात करते हैं, कुछ वैश्वीकरण की आलोचना करने वाले हैं। तो 2 ऐसे पक्ष हैं जो जम के वैश्वीकरण की आलोचना करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो वैश्वीकरण को अच्छा भी बताते हैं, कुछ बुरा बताते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वामपंथी। वामपंथी वो लोग होते हैं जो गरीबों का साथ देते हैं। वामपंथियों का कहना है कि वैश्वीकरण की वजह से गरीबों की हालात और ज़्यादा खराब हो गई है। सरकार अपनी जिम्मेदारियों से हाथ पीछे हटा रही है, साथ ही साथ गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर होता जा रहा है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो वामपंथी लोग हैं ये समाजवादी व्यवस्था को ज़्यादा तहजीब देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दक्षिणपंथी। तो ये दक्षिणपंथी लोग वो हैं जो अमीरों के हितों की बात करते हैं दोस्तों। दक्षिणपंथियों का कहना है कि वैश्वीकरण तेजी से विकास करने एवं पूरे विश्व में समान विकास की स्थिति को लाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। और ये दक्षिणपंथी जो लोग हैं दोस्तों, ये पूंजीवादी व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, और जो वामपंथी है वो समाजवादी व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं ख़त्म करने की
तो चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया।